गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा? ठीक है। नया चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है, मतलब मैंने सिर्फ स्टार्ट ही किया था कल की क्लास में। और चैप्टर का नाम आपको पता है, चैप्टर है 12, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। और चैप्टर के जो अंक भार है, बोर्ड की बात मैं बता रहा हूँ आपको, बोर्ड में ये 5 अंक का है। कितने का बेटा? 5। ये तो इसमें एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। इसमें आपको एल्डिहाइड तथा कीटोन इनको एक साथ पढ़ेंगे हम, और कार्बोक्सिलिक अम्ल को उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। एक बात तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो मैंने टॉपिक उठाया है स्टार्टिंग में, चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर, मुझे पता है वो टॉपिक जो हो सकता है कि आप कुछ बच्चे जो हैं उनको कठिन लग रहा हो, ठीक है। तो मेरा जो प्रोसीजर है बेटा, वो कठिन से सरल की ओर जाना है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि अभी हमारे पास टाइम बहुत है, प्रेशर बहुत कम है हमारे पास। प्रेशर का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे केमिस्ट्री की बात करें, मैं आपसे एक बात कहूँ कि केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में अभी हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, चैप्टर नंबर 11, ठीक है। फिजिक्स में भी आपका लगभग एक चैप्टर कंप्लीट हुआ होगा, कोई सा भी जो भी करवा रहे हैं सर। जैसे मैथ वालों का भी 2 या 3 प्रश्नावली हो गई होंगी, ऐसे बायो के भी 2 या 3 चैप्टर जैसे हो गए होंगे, 2 हो गए होंगे, 1 हो गया होगा। कुल मिला के मैं अगर से बात करूं कि अभी आपको पढ़ने के लिए आपके ऊपर प्रेशर क्या है कि आपको केमिस्ट्री में केवल घर पे पढ़ने के लिए अल्कोहल, फिनॉल और ईथर है, ठीक है। अब मेरा मतलब, और आपके पास टाइम कितना है? टाइम वही 24 घंटा है पर डे का। तो 24 में से आप 8 घंटे सो लो तो भी 16 घंटे है, उसमें से 6 घंटे निकाल दो 10 घंटे है। तो 10 घंटे में से आप 3 घंटे तो क्लास लोगे, 7 घंटे आपके पास है। तो 7 घंटे में से आप लगभग 2 घंटे, लगभग पौने 2 घंटे आप केमिस्ट्री को दे सकते हो, 1.5 घंटा दे सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पूरा 1.5 घंटा आप कितने चैप्टर को दोगे? अभी एक चैप्टर को, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, क्योंकि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इससे संबंधित कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझसे पूछ लोगे। अब इन प्रॉब्लमों को मैं आपको, क्योंकि देखिए मैं आपको सरल चैप्टर भी स्टार्ट कर सकता था, जो थ्योरेटिकल केवल आपको याद करना है, जैसे बताना है कि 2 + 2 कितने, 4 हैं, ठीक है ना। लेकिन कंसेप्चुअल जो कठिन चैप्टर हैं, जो जिसमें आपके कंसेप्ट हैं, क्रियाविधि है, सब कुछ आपको देखना है, तो उस हिसाब से मैंने आपको ये चैप्टर उठाया, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर उठाया। इसके बाद मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल ले रहा हूं, दोनों चैप्टरों को। अब आप देखिए, अब इस चैप्टर के लिए आपको पर डे लगभग 1.5 घंटा, 1.5 घंटा नहीं तो हम के 1 घंटे आप पढ़ सकते हो, उसको पर डे पढ़ सकते हैं 1 घंटा। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है ना, 30 मिनट आप जो चैप्टर चल रहा है उसको पढ़ें, ठीक है। अब इस 1 घंटे में आप इसको कई बार रिवाइज कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, क्योंकि मुझे खुद को पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप भाई हर बच्चे के दिमाग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को घुसाना, उसको समझाना और समझना बहुत ही कठिन है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सीधे सीधे आप उसको पढ़ लोगे, आप जैसे आवर्त सारणी संबंधित हैं, कोई भी चैप्टर है तो आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब एल्कोहल, फिनॉल, ईथर को आपको इतना टाइम मिलेगा। अब सुनो, दूसरा चैप्टर जब आपका हो जाएगा, चैप्टर 12 जब हो जाएगा, तो आपके पास कितने चैप्टर हो जाएंगे? 2। टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, टाइम की अगर मैं बात करूं, अभी हमने 10 घंटे देखे, 10 घंटे में से मैंने आपको 7 घंटे घर पर पढ़ने के लिए निकाले, क्योंकि इसमें से 3 घंटे आपने क्या किए? क्लास लेने में यूज किए, ठीक है। अब 7 घंटे में से मैंने कहा कि 1.5 घंटा पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको मिला, ठीक है। अभी 1 महीने आपको एक चैप्टर के लिए 1 घंटा मिलेगा,
अगले जब दूसरा महीना जब निकलेगा ना, तो उसमें कितने चैप्टर हो जाएंगे? 2 चैप्टर हो जाएंगे। वो 2 चैप्टर आपको घर को पढ़ने के लिए कितने टाइम मिलेगा? 2 घंटे, वही 1 घंटा मिलेगा। फिर अब नेक्स्ट चलेंगे तीसरे महीने में, चौथे महीने में जाके आपके 5 चैप्टर 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। धीरे धीरे करके 8 9 11 12 टोटल चैप्टर जैसे भी आपके हो, धीरे धीरे बढ़ते हुए जाएंगे हम। टोटल लास्ट में कितने हो जाएंगे? 17। अब मैं कहूं कि आपके जब 8 9 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, तो भी आपको पर डे पढ़ने के लिए एक सब्जेक्ट के लिए हमारी क्लास के अलावा आपके पास वही एक घंटा 30 मिनट बचेगा। उसमें भी अभी हिंदी इंग्लिश भी आपकी चालू हो जाएंगी, तो आपको पता है, तो और भी उनके लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर मैंने इस चैप्टरों को यहां 8 या 9 चैप्टर कराने के बाद यदि स्टार्ट करता हूं, तब इस चैप्टर के लिए आपको पर डे 1 घंटा तो क्या 10 मिनट भी आपको नहीं मिलेगा, मतलब टाइम आपको कम मिलेगा, ठीक है। अब जितने भी कठिन टॉपिक हैं वो आप पहले पहले करते जाओगे, उनसे संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप साथ के साथ सॉर्ट आउट करते जाओगे। फिर जैसे जैसे सरल आते जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनको, और आपकी जो दिमाग है इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। कितना भी अब जो सरल टॉपिक पढ़ने में आप जितना दिमाग आप लगाते, तब लगाने में और कम आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसलिए बेटा अब जो आपके पास टाइम है, उस टाइम का आप 100% यूटिलाइज करें, और इसी कारण मैंने आपको ये कठिन चैप्टर आपको स्टार्टिंग में करवाए, ठीक है ना। तो मैं ये विश्वास रखता हूं, और आप ये विश्वास तोड़े भी ना, कि इन चैप्टरों को आप अभी के अभी बिल्कुल आप एकदम प्रॉब्लम फ्री रखें। कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, ऑन कॉल कर सकते हैं, वैसे भी मिल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो आप सर से बात करें और हम मिल लेंगे। तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अगर आप जो एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर आपने पढ़ा है, ये अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और रिवाइज किया है, तो आने वाला चैप्टर भी आपका बहुत शानदार आने वाला है। आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ। अब एल्डिहाइड कीटोन, सबसे पहले हमने आपको बताया कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या है। कल मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन, इनको कंबाइंड रूप से कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? बोलो, कार्बोनिल यौगिक। अच्छा, रटना नहीं है कि गुरुजी रटा रहे हो। कार्बोनिल यौगिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो ये जो क्रियात्मक समूह है ना, C डबल बॉन्ड O और ये 2 वैलेंसी खाली, अब इन वैलेंसियों, इन संयोजकताओं से आपको पता है हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं, एल्किल समूह कार्बन की श्रृंखला भी जोड़ सकते हैं। इस क्रियात्मक समूह को कार्बोनिल क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कार्बोनिल क्रियात्मक समूह। अब कार्बोनिल क्रियात्मक समूह जिस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ेगा या जिन कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित होगा, कौन सा? कार्बोनिल क्रियात्मक समूह, तो उन यौगिकों को हम क्या कहेंगे? कार्बोनिल यौगिक कहेंगे, ठीक है ना। अलग अलग हम क्या कह देंगे इनको? कार्बोनिल यौगिकों को कंबाइंड अलग अलग कौन है? एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। अब एल्डिहाइड किसे कहेंगे, कीटोन किसे कहेंगे? तो ये देखिए, इधर देखो, ये हमारा कार्बोनिल क्रियात्मक समूह है। ये अगर इस कार्बोनिल क्रियात्मक समूह की दोनों संयोजकताएं, रटना बिल्कुल मत रटो, दोनों संयोजकताएं यदि हाइड्रोजन से जुड़ी हो, किससे जुड़ी हो? हाइड्रोजन से। या एक संयोजकता तो किससे जुड़ी हो? बोलो, हाइड्रोजन से, और दूसरी संयोजकता जुड़ी हो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से। अब यहां पर R जो है वो किसको प्रदर्शित करता है? वो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। ध्यान दें, अगर कार्बोनिल क्रियात्मक समूह की दोनों संयोजकताएं जो फ्री संयोजकता हैं, ये कार्बोनिल क्रियात्मक समूह है आपका, अगर इसकी दोनों संयोजकताएं या तो हाइड्रोजन से जुड़ी हो
या एक संयोजकता हाइड्रोजन से जुड़ी हो और दूसरी संयोजकता किससे जुड़ी हो, एल्किल समूह से जुड़ी हो, तो इनको हम क्या कहते हैं, तब इसको हम क्या कहेंगे, इस कार्बोनिल यौगिक को क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है आपको पता है? अगर आप इन दोनों की तुलना करें तो एल्डिहाइडों में कार्बोनिल क्रियात्मक समूह की एक संयोजकता तो 100% हाइड्रोजन से जुड़ी होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? एल्डिहाइड कार्बनिक यौगिकों में कार्बोनिल क्रियात्मक समूह की एक संयोजकता तो किससे जुड़ी होनी चाहिए, हाइड्रोजन से जुड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब देखो, एल्डिहाइडों का जो क्रियात्मक समूह है वो कौन होता है, COOH। क्योंकि ये लिखा मिल सकता है आपको, फिर आप कहेंगे क्या कंफ्यूजन, छोटी छोटी सर बात कर रहे हैं। या मैं कहूं एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह आपको यूं भी लिखा मिल सकता है, CHO। तो एल्डिहाइड किसे कहेंगे, जिसमें CHO क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, वो कार्बोनिल यौगिक, वो कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं, एल्डिहाइड कहलाते हैं। अब मैं आपको बात करूं, अगर कार्बोनिल क्रियात्मक समूह की दोनों संयोजकताएं किससे जुड़ी हो, एल्किल समूह से जुड़ी हो, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ी हो। R जो है वो किसको रिप्रेजेंटिव करता है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को प्रदर्शित करता है, R। तो इसको हम क्या कहते हैं, बोलो, कीटोन। क्या कहते हैं इसको, कीटोन। तो एक बात ध्यान रखना हमेशा, एल्डिहाइड में जो CHO क्रियात्मक समूह है, ये आप देखिए रटना कुछ नहीं है, आप ध्यान से देखते चलें। रटना कुछ नहीं है, मैं आपसे देखो बातें लिखाने को मैं लिखा दूं, लिखा पड़ा है सब जगह, लेकिन आप समझें जो चीजें आती हैं। आपने IPSC पद्धति में नामकरण में एक नामकरण क्रमांकन करने के लिए आपने एक शब्द, एक लाइन देखी होगी कि क्रमांकन हमेशा उस सिरे से करते हैं जिस सिरे से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। हमको पता है, आपको भी पता है। दूसरी बात इसी में मैंने आपने पढ़ा है कि अगर कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है, कौन है, यदि कार्बन क्रियात्मक समूह है तो उस क्रियात्मक समूह के कार्बन को हमेशा नंबर 1 दिया जाता है। क्या दिया जाता है, नंबर 1। लेकिन उसमें अपवाद होता है, आपने 11th में आपको लिखाया गया होगा, मैंने लिखाया है कि उसमें अपवाद होता है कीटोन। कीटोन क्रियात्मक समूह के कार्बन को कभी भी हम नंबर 1 नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि कीटोन क्रियात्मक समूह का कार्बन हमेशा श्रृंखला के मध्य में आता है। ये बातें आती हैं। अब मध्य में कैसे आता है, आप देखिए कि कार्बोनिल क्रियात्मक समूह की दोनों संयोजकताएं हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ी होती हैं। अब इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो क्या श्रृंखला क्रमांकन हम यहां मध्य से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं। यह भी नियम है कि क्रमांकन कभी भी श्रृंखला के मध्य से स्टार्ट नहीं होता है, हमेशा सिरे से प्रारंभ होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या बात आपको समझ में आई, देखिए एल्डिहाइड कौन होंगे, जिसमें कार्बोनिल क्रियात्मक समूह की दोनों संयोजकताएं या तो हाइड्रोजन से जुड़ी हो, या एक संयोजकता हाइड्रोजन से जुड़ी हो और एक संयोजकता एल्किल समूह से जुड़ी हो, ठीक है ना। उनको हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। और कीटोन किसे कहेंगे, जिनमें कार्बोनिल क्रियात्मक समूह की दोनों संयोजकताएं किससे जुड़ी हो, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ी हो, ठीक है। अब ये श्रृंखला समान भी हो सकती है, और ये श्रृंखला इधर माना एक कार्बन की श्रृंखला इधर भी एक की हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि इधर श्रृंखला एक कार्बन, इधर एक कार्बन की और इधर 2 कार्बन की, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हो सकता है। तो कीटोन इन कार्बोनिल क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक सममित और एक असममित। अच्छा, सममित और असममित का मतलब मैंने आपको एक बात और कही, सममित असममित को पहचानना।
सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, कोई भी यौगिक है उसको बिल्कुल मध्य से काटिए आप, मतलब एक बिल्कुल देसी बात है, मध्य से काटो आप कोई भी चीज़ है। अगर दो बराबर भागों में बटे ना तो सममित, और अगर दो बराबर भागों में ना बटे ना तो असममित। आप देखिए इसको मध्य से का, इसको यहाँ इसको दो आप छुपाइए, बीच में से दो हिस्सा करें, इधर भी आर है इधर भी आर है, इसमें देखो इधर आर डैश और इधर आर। ये डैश क्या बताता है कि ये जो आर है ना, ये जो श्रृंखला है वो इससे अलग है, ये जो श्रृंखला है इससे अलग है, ठीक है ना। ये सारी बातें मैं अभी आपको लिखवा दूंगा। और एल्डिहाइड में देखिए, एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह क्या है, मैं आपको कह रहा हूं कि एल्डिहाइड में जो CHO क्रियात्मक समूह हमेशा श्रृंखला के सिरे पर जुड़ा होता है। तो वो मैं कहूं या ना कहूं रटाने वाली बात नहीं है, वो आप भी देख सकते हैं कि गुरुजी ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। कैसे कि इसमें देखो क्रियात्मक समूह, आप देखिए कि एल्डिहाइड कहेंगे उसे जिसमें कार्बोनिल क्रियात्मक समूह की एक संयोजकता तो हाइड्रोजन से जुड़नी ही चाहिए। जब एक संयोजकता हाइड्रोजन से जुड़ जाएगी ना, एक संयोजकता किससे जुड़ जाएगी, हाइड्रोजन से जुड़ जाएगी ना, तो दूसरी किससे जुड़ेगी, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से। तो इधर तो श्रृंखला बढ़ी नहीं, और तो ये हमेशा किस पे आएगा, सिरे पर, और इसको हमेशा नंबर 1 मिलेगा IUPAC पद्धति में, ठीक है। दोनों पद्धतियों में नामकरण भी हम पढ़ेंगे और इनके बारे में थोड़ा पढ़ना भी है फिर बना। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा पढ़ने का। प्रत्येक चैप्टर में प्रोसीजर फिक्स है। सबसे पहले जो यौगिक है उसको बनाने, उसके बारे में सामान्य जानकारी, नामकरण, उसकी बनाने की विधि, उसके बाद रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड किसे कहेंगे, कीटोन किसे कहेंगे, थोड़ा इसको हम लिख लेते हैं फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लिखें, लिखो, एरो लगा के लिखना, ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बोनिल क्रियात्मक समूह, अच्छा कार्बोनिल क्रियात्मक समूह क्या है, दो वैलेंसी खाली है और कार्बन डबल बॉन्ड O। ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बोनिल क्रियात्मक समूह की दोनों संयोजकताएं हाइड्रोजन से जुड़ी हों, कि दोनों संयोजकताएं हाइड्रोजन से जुड़ी हों, या एक संयोजकता हाइड्रोजन से जुड़ी हो तथा दूसरी संयोजकता एल्किल समूह से जुड़ी हो, एल्किल समूह से जुड़ी हो, एल्डिहाइड कहलाते हैं। एल्डिहाइड कहलाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये एग्जाम्पल उतार लोगे, या तो दोनों संयोजकताएं हाइड्रोजन से जुड़ी हो या एक हाइड्रोजन से और एक एल्किल समूह से जुड़ी हो, एल्डिहाइड कहलाते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल लिख लेंगे आप। इसके बाद फिर एरो लगा के लिखेंगे, एल्डिहाइडों में CHO, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब फिक्स हो गया कि एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, ये CHO होगा, अर्थात एक वैलेंसी खाली रहेगी कार्बन की, एक से हाइड्रोजन जुड़ा ही रहेगा। एल्डिहाइडों में क्रियात्मक समूह CHO उपस्थित होता है। CHO उपस्थित होता है, ठीक है।
इसके बाद फिर आप एरो लगाएंगे, और लिखिए, देखो कीटोन हमने किसे कहा, कार्बोनिल क्रियात्मक समूह की दोनों संयोजकता किससे जुड़ी हो, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ी हो, कार्बन से जुड़ी हो, उनको हम क्या कहते हैं, कीटोन। और ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला समान भी हो सकती हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं। लिख लो, ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बोनिल क्रियात्मक समूह की दोनों संयोजकताएं, ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बोनिल क्रियात्मक समूह की दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह से जुड़ी हों, एल्किल समूह से जुड़ी हों, कीटोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कीटोन कहलाते हैं। इसी में आप लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, कीटोन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के। जैसे मैंने आपको बताया, अगर दोनों संयोजकताएं समान समूह से जुड़ी हों तो वो कौन से कीटोन होते हैं, सममित। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये कौन है, सममित कीटोन। कीटोन दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 हेडिंग डालना, सममित कीटोन। सममित कीटोन लिखो, ऐसे कीटोन जिनमें कार्बोनिल क्रियात्मक समूह की दोनों संयोजकताएं, ऐसे कीटोन जिनमें कार्बोनिल क्रियात्मक समूह की दोनों संयोजकताएं समान एल्किल समूह से जुड़ी हों, समान एल्किल समूह से जुड़ी हों, सममित कीटोन कहलाते हैं। सममित कीटोन कहलाते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 लिखेंगे आप, असममित कीटोन। असममित कीटोन, और असममित कीटोन में क्या होगा, कार्बोनिल जो क्रियात्मक समूह है उसकी दोनों संयोजकताएं अलग अलग समूहों से जुड़ेंगी। जैसे इधर R है तो इधर कौन है, R'। एग्जाम्पल, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसी प्रकार देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5। समझ गए। तो सममित और असममित तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि सममित माने सिमेट्री इसमें होनी चाहिए, बीच में से आप उसको ढककर देखें, दो समान समूह यदि उपस्थित हैं तो सममित है, और अलग अलग है तो असममित है। लिखिए, इसमें लिखिए, असममित कीटोनों में, असममित कीटोनों में कार्बोनिल क्रियात्मक समूह की दोनों संयोजकताएं
कार्बोनिल क्रियात्मक समूह की दोनों संयोजकताएं भिन्न भिन्न समूहों से जुड़ी होती हैं। भिन्न भिन्न समूहों से जुड़ी होती हैं। ये एग्जाम्पल के रूप में लिख लें आप। अब हेडिंग डालो नामकरण। नामकरण, ठीक है। नामकरण में लिखिए आप, लिखो एल्डिहाइड तथा कीटोनों का नामकरण एल्डिहाइड तथा कीटोनों का नामकरण निम्न दो पद्धतियों द्वारा दिया जाता है। निम्न दो पद्धतियों द्वारा दिया जाता है। देखिए, नंबर 1 पद्धति है, आपको पता है, सामान्य पद्धति, या इसको रूढ़ पद्धति भी हम कहते हैं। सामान्य पद्धति या रूढ़ पद्धति। और दूसरी को हेडिंग डाल लो आप, सामान्य पद्धति। और सामान्य पद्धति में देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे नंबर ए, एल्डिहाइड का नामकरण। एल्डिहाइड का नामकरण, देखो बिल्कुल सरल है सामान्य पद्धति में नाम देना, लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आपको रूढ़ पद्धति में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के लिए, रूढ़ पद्धति में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के लिए अलग पूर्वलग्न का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूं आपसे कि अगर एक कार्बन की श्रृंखला है तो रूढ़ पद्धति में उसको फॉर्म कहते हैं। 2 कार्बन की श्रृंखला को हम एसिड कहते हैं, एसिड। 3 कार्बन की श्रृंखला को हम प्रोपियोन कहते हैं। 4 कार्बन की श्रृंखला को ब्यूटेर या ब्यूटायर कहते हैं। और 5 कार्बन की श्रृंखला को बैलेर कहते हैं। रूढ़ पद्धति में, जैसे आईपीएससी पद्धति में 1 कार्बन की श्रृंखला को आजकल आप क्या कहते हैं, मैथ, एथ, 2 को प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स ऐसे कहते हैं ना। तो सामान्यतः प्रारंभ में रूढ़ पद्धति जब स्टार्ट हुई थी तो इनको जो नाम है 1 कार्बन को फॉर्म, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में जो नाम दिए गए थे ना, आपको बताएं, सबसे पहले सबसे ज़्यादा अम्ल खोजे गए थे। सबसे पहले सबसे ज़्यादा कौन खोजे गए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो रसायन खोजे गए, अम्ल, क्षार ऐसे खोजे गए, अम्ल खोजे गए। तो आपको पता है स्टार्टिंग में जो रूढ़ पद्धति थी, रूढ़ पद्धति का नाम, रूढ़ पद्धति में जो नामकरण था वो उत्पत्ति स्रोत के आधार पर दिया गया। उत्पत्ति स्रोत के आधार पर का मतलब जो यौगिक जहां से उत्पन्न हुआ उसके उत्पत्ति स्रोत, उसके जनक के आधार पर उनका नाम
उत्पत्ति जहाँ से हुई उसके आधार पर उसका नाम दिया। ठीक है, जैसे एक कार्बनिक अम्ल था जिसको हमने फॉर्मिक अम्ल कहा, उसको हम लाल चींटियों के भंजक आसवन से प्राप्त किया और चींटियों को लैटिन में हम क्या कहते हैं, फॉर्मिका, तो उसको फॉर्मिक अम्ल कहा। इसी प्रकार 2 कार्बन का जो अम्ल था उसको हमने एसिटिक अम्ल नाम दिया। भाई देखिए मैं आपको बताऊं, सुनो, एक कार्बन का अम्ल, इसका रूढ़ पद्धति में नाम है फॉर्मिक अम्ल। 2 कार्बन के अम्ल का रूढ़ पद्धति में नाम है एसिटिक अम्ल। ध्यान से सुनना क्योंकि प्रत्येक बात आपको काम आने वाली है। 3 कार्बन का जो अम्ल है उसका रूढ़ पद्धति में नाम है प्रोपियोनिक अम्ल। 4 कार्बन का जो अम्ल है उसका रूढ़ पद्धति में नाम है ब्यूटेरिक अम्ल या ब्यूटायरिक अम्ल। क्यों? क्योंकि इसको किससे प्राप्त किया, वाटर से प्राप्त किया सबसे पहले, ब्यूटेरिक अम्ल। ऐसे 5 कार्बन का अम्ल है, उसका रूढ़ पद्धति में नाम था बैलेरिक अम्ल, उसको बैलेरियस नामक पौधे से प्राप्त किया। मेरी बात समझ रहे हो? तो उन्हीं से उन अम्लों के नाम के आधार पर 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखलाओं को हम फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटायर और बैलेर कहने लगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? पुनः सुने, जैसे 1 कार्बन के अम्ल को हमने क्या का नाम दिया, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल नाम क्यों दिया? क्योंकि इसको फॉर्मिका से प्राप्त किया, अर्थात लाल चींटियों से प्राप्त किया सबसे पहले। उसी प्रकार 2 कार्बन के अम्ल को नाम दिया एसिटिक अम्ल, क्योंकि इसको किससे प्राप्त किया, एसिटिक, एसिटम से, सिरका से प्राप्त किया, तो इसका नाम एसिटिक अम्ल। तो स्टार्टिंग में 1 कार्बन की जो श्रृंखला थी उसको नाम दे दिया पूर्वलग्न, उसके लिए फॉर्म। 2 कार्बन की श्रृंखला के लिए जो मूल शब्द था रूढ़ पद्धति में वो था क्या, एसिड। उसी प्रकार 3 कार्बन की श्रृंखला के लिए मूल शब्द क्या रहा, प्रोपियोन। 4 कार्बन की श्रृंखला के लिए मूल शब्द क्या रहा, ब्यूटेर। 5 कार्बन की श्रृंखला के लिए क्या रहा, बैलेर, अम्ल के आधार पर। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले एल्डिहाइड का नामकरण बता रहा हूं। तो नामकरण एल्डिहाइड का रूढ़ पद्धति में मैं आपको 1 सेकंड में आपके पास पहुंचने वाला है। उससे पहले मैं थोड़ी सी बातें आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुने कि ये आपको मैंने जस्ट इससे पहले एक चैप्टर कराया है, एल्कोहल फिनोल ईथर कराया है, उसमें मैंने आपको एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करवाया है। और एल्कोहलों का, प्राथमिक एल्कोहलों का जब ऑक्सीकरण होता है तो एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है बेटा, एल्डिहाइड बनता है। ठीक है ना? और उसी में मैंने आपको लिखवाया था एल्डिहाइड का यदि हम आगे ऑक्सीकरण कराते हैं तो समान कार्बन का अम्ल बनता है। ये आप जस्ट पीछे देख सकते हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, ये मैं लिखवा चुका हूं आपको। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हमारे पास ये एल्डिहाइड है 1 कार्बन का और इसका यदि मैं ऑक्सीकरण कराऊं, क्या कराऊं, इसका ऑक्सीकरण, अब क्रिया आप देख चुके हो पहले, तो फॉर्मिक अम्ल बनेगा। ध्यान से सुने। उसी प्रकार अगर हमारे पास 2 कार्बन का एल्डिहाइड है और इसका हम ऑक्सीकरण कराएं तो 2 कार्बन के अम्ल, वो एल्डिहाइड से के ऑक्सीकरण कराने से कौन सा अम्ल बनेगा, एसिटिक अम्ल। 1 कार्बन के एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने से कौन सा अम्ल बनेगा, फॉर्मिक अम्ल। इसी प्रकार 3 कार्बन के अम्ल का अगर हम ऑक्सीकरण कराएं, 3 कार्बन के एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएं तो कितने कार्बन का अम्ल बनेगा, 3 कार्बन का अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल। ठीक है, आप कहोगे गुरुजी नामकरण में ये कहां से आ गए, नामकरण में ये कहां से आ गए? तो एक्चुअल में यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एल्डिहाइड का जो नामकरण है रूढ़ पद्धति में, कौन सी पद्धति में, रूढ़ पद्धति में, रूढ़ पद्धति में एल्डिहाइड का जो नामकरण है वो उस एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त अम्ल, ध्यान से सुने, उस एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त अम्ल
के नाम के आधार पर दिया जाता है। किसके आधार पर दिया जाता है? जिस भी एल्डिहाइड का आपको नाम देना है रूढ़ पद्धति में, उस एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से जो अम्ल प्राप्त होता है ना, उस अम्ल के नाम के आधार पर हमको एल्डिहाइड का रूढ़ पद्धति में नाम देना पड़ता है। नाम कैसे देते हैं तो सुनिए, रूढ़ पद्धति में एल्डिहाइड का नाम लिखते समय उस एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से जो अम्ल प्राप्त होता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये एल्डिहाइड है एक कार्बन का, ध्यान से सुने, ये कार्बन कितने का, एक, ये एल्डिहाइड कितने कार्बन का, एक का, इसका ऑक्सीकरण कराया तो ये फॉर्मिक अम्ल बना। तो एल्डिहाइड का जब नामकरण करते हैं रूढ़ पद्धति में, तो उस एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से जो अम्ल प्राप्त होता है, उस अम्ल के नाम में से, ध्यान से सुनिएगा, उस अम्ल के नाम में से एक अम्ल को हटा दो। किसको हटाना है? एक अम्ल को हटाना है और उसके स्थान पर आपको एल्डिहाइड लगाना है। क्या लगाना है? एल्डिहाइड। अब देखो, मैं आपको सबसे पहला एग्जांपल, ये एक कार्बन का एल्डिहाइड, इसका ऑक्सीकरण कराया, आपको फॉर्मिक अम्ल बनेगा, एक कार्बन का अम्ल बनेगा। अब इस एल्डिहाइड का यदि मुझे रूढ़ पद्धति में नाम देना है ना, तो फॉर्मिक अम्ल में से आपको एक अम्ल हटाना है, तो बचेगा क्या? शेष बचेगा फॉर्म। क्या बचेगा? फॉर्म। तो मैंने क्या कहा कि जो अम्ल प्राप्त होता है उसके नाम में से एक अम्ल को हटाना है और उसके स्थान पर क्या लगाना है? एल्डिहाइड लगाना है। तो अब ये क्या बचा? फॉर्म। और इसमें क्या लगाएंगे? एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरी तरह से देखें, दो कार्बन का एल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा? दो कार्बन के एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा? एसिटिक अम्ल बनेगा। अब इस एल्डिहाइड का यदि हमको रूढ़ पद्धति में नाम देना है, तो इस एसिटिक अम्ल में से एक अम्ल हटा दो और एल्डिहाइड लगा दो। एक अम्ल हटाएंगे तो क्या बचेगा? एसिड। अब इसमें एल्डिहाइड जोड़ेंगे तो एसिड प्लस एल्डिहाइड, तो एसिटे एल्डिहाइड। बात समझ में आई? एल्डिहाइड का रूढ़ पद्धति में नाम देने के लिए क्या करेंगे? उस एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से जो अम्ल प्राप्त होता है, उस अम्ल के नाम में से एक अम्ल को हटाकर एल्डिहाइड जोड़ देंगे। या दूसरी तरीके से कैसे नाम लिखेंगे कि रूढ़ पद्धति में, एल्डिहाइडों का रूढ़ पद्धति में नाम लिखते समय आप क्या करोगे? रूढ़ पद्धति का जो मूल शब्द है, रूढ़ पद्धति में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के लिए जो मूल शब्द है, रूढ़ पद्धति में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का जो मूल शब्द है, उसके अंत में अनुलग्न के रूप में एल्डिहाइड लगा देंगे। कैसे? देखो, जैसे एक कार्बन का एल्डिहाइड है, तो एक कार्बन के एल्डिहाइड के लिए रूढ़ पद्धति में मूल शब्द क्या आता है? फॉर्म। तो इसमें क्या लगा देंगे? एल्डिहाइड। तो इसका एक कार्बन के एल्डिहाइड का नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। इसी प्रकार दो कार्बन के लिए रूढ़ पद्धति में मूल शब्द क्या है? एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसीटे एल्डिहाइड। ऐसे ही अगर तीन कार्बन का होगा तो प्रोपियोने एल्डिहाइड। तो ये दो तरीका है नाम लिखने की, ठीक है ना? नामकरण तो दिया गया है इनके आधार पर, और मैं आपको बता रहा हूं ये दोनों तरीका से आप कैसे भी लिख सकते हैं। पहले हेडिंग डाल लो। नंबर 1, एल्डिहाइड का नामकरण। कौन सी पद्धति? रूढ़ पद्धति। लिखिए, लिखो लिखिए, एल्डिहाइडों का सामान्य पद्धति में नामकरण एल्डिहाइडों का सामान्य पद्धति में नामकरण
संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सामान्य नाम के आधार पर किया जाता है। संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सामान्य नाम के आधार पर किया जाता है। अर्थात सामान्य पद्धति में एल्डिहाइड का नामकरण करते समय उस एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त अम्ल के सामान्य नाम में से एक अम्ल को हटाकर एल्डिहाइड जोड़ दिया जाता है। एक अम्ल को हटाकर क्या जोड़ दिया जाता है, बोलो? एल्डिहाइड जोड़ दिया जाता है। देखिए अब एक कार्बन के एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया तो फॉर्मिक अम्ल होना है एक कार्बन का। अब इसका अगर हमको नाम देना है तो एक अम्ल को हटा देंगे, एल्डिहाइड जोड़ देंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट एरो लगा के लिखें, या अब बहुत सरल और तरीका क्या है कि मैंने आपको क्या कहा कि रूढ़ मूल शब्द हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के लिए कहां से लिए गए? कार्बोक्सिलिक अम्लों के रूढ़ नाम से लिए गए, क्योंकि सबसे पहले सबसे ज्यादा अम्लों को ही खोजा गया था। ठीक है ना, या करके लिखो, या एल्डिहाइडों का सामान्य पद्धति में नाम लिखते समय हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के रूढ़ मूल शब्द के अंत में एल्डिहाइड जोड़ देते हैं, एल्डिहाइड अनुलग्न लगा देते हैं। यो लिख देना, रूढ़ मूल शब्द के अंत में एल्डिहाइड अनुलग्न लगा देते हैं। ठीक है, तो आप एक साइड में क्या करोगे, इन रूढ़ मूल शब्दों को लिख लोगे कि एक कार्बन के श्रृंखला को रूढ़ पद्धति में कौन से शब्द का उपयोग किया जाता है? फॉर्म। 2 कार्बन की श्रृंखला के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया जाता है? एसिड। 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेर, 5 कार्बन के लिए बेलेर। इनको पहले आप उतार लें, फिर देखिए इन 2 एग्जाम्पलों को आप लिखें। कैसे? मैंने आपको देखिए ये 2 एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए बताएं कि नाम हम कैसे लिख रहे हैं। अब डायरेक्ट हम नाम लिखेंगे सबके, ठीक है ना, मैं बताता रहूंगा कि इसके ऑक्सीकरण से अम्ल बनेगा तो एक अम्ल हटाएंगे, एल्डिहाइड लगाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि 2 कार्बन का एल्डिहाइड ऑक्सीकरण कराया, एसिटिक अम्ल, एक अम्ल हटा दो, एसिट एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पहले आप ये
साइड में रूढ़ मूल शब्द उतार लें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के लिए, फिर 2 एग्जाम्पल, फिर बाकी के एग्जाम्पल करेंगे हम। देखिए अब कुछ नाम हम आपको लिखते हैं। देखो 1 2 3, ठीक है, इनको क्यों मिटाया, देखो C1 को फॉर्म, C2 को एसिड, दोबारा से लिख देते हैं, मिट गए वो, प्रोपियन, ब्यूटेर और वेलेर, ठीक है। अब जैसे ये एल्डिहाइड है, कितने कार्बन का है, 1 2 3, टोटल कितने कार्बन, 3 कार्बन का एल्डिहाइड है। यदि हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो 3 कार्बन का अम्ल बनेगा और अम्ल का नाम होगा प्रोपियोनिक अम्ल, ठीक है ना। अब इसमें अपन क्या नाम लिखेंगे, इसको बोलो, या दूसरी तरीका से कि इसका मूल शब्द क्या है, प्रोपियोन। तो प्रोपियोन में आपको क्या जोड़ देना है, एल्डिहाइड। मूल शब्द क्या है रूढ़ पद्धति में, प्रोपियोन। अब इसमें आपको एल्डिहाइड जोड़ेंगे तो प्रोपियोने एल्डिहाइड। अच्छा, आपको देखिए मैंने आपको बताया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पर नाम लिखते हैं, तो आपको रटना नहीं है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पर नाम लिखते हैं। फिर मैंने आपको और सरल तरीका बता दिया है कि रूढ़ मूल शब्द के अंत में, आप छोड़ो सबको, रूढ़ मूल शब्द के अंत में अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, नाम नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको ऑक्सीकरण करके देख लो, अम्ल कौन सा मिल रहा है, अम्ल का नाम क्या है, एक अम्ल हटा दो, एल्डिहाइड लगा दो। रूढ़ मूल शब्द के अंत में आप एल्डिहाइड लगाते जाओ। जैसे देखो 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या है, प्रोपियोन, क्या है, प्रोपियोन। तो प्रोपियोन प्लस एल्डिहाइड, तो प्रोपियोने एल्डिहाइड। ऐसे ही देखो CH3 CH2 CH2 COH, कितने कार्बन टोटल एल्डिहाइड में, 1 2 3 4 कार्बन क्या है, ब्यूटेर, 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 ठीक है ना। अब ब्यूटेर है ना, अब ब्यूटेर मूल शब्द 4 कार्बन के लिए रूढ़ पद्धति में क्या है, ब्यूटेर। अब इसमें अनुलग्न क्या लगाना है, एल्डिहाइड, क्योंकि 4 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो ब्यूटेरे एल्डिहाइड। बोलो कोई दिक्कत है क्या। उसी प्रकार देखो आप CH3 CH2 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 5 कार्बन का एल्डिहाइड है, और 5 कार्बन के एल्डिहाइड के लिए रूढ़ मूल शब्द क्या है, वेलेर। तो क्या लिखा हमने, वेलेर। अब इसमें क्या जोड़ना है, एल्डिहाइड, क्या जोड़ना है बोलो, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड कैसे जोड़ोगे, वेलेर प्लस एल्डिहाइड, तो वेलेरे एल्डिहाइड। बोलो कोई दिक्कत है क्या। लिखो ये नाम आप,
अच्छा, इसके अलावा और देखो आप, अब 1 2 3 4 कितने कार्बन की श्रृंखला है बोलो? 4। 4 कार्बन की श्रृंखला के रूढ़ मूल शब्द क्या है? ब्यूटेर। ध्यान से सुनिएगा, दिमाग को खोलते चलिए। अब आप एक दूसरे रिलेटेड सिस्टम आ रहा है। अब ध्यान से देखें, हम क्या लिखेंगे? मूल शब्द क्या है? रूढ़, ब्यूटेर। अब ब्यूटेर लिख दिया, इसका मतलब ब्यूटेर, और इसमें अनुलग्न क्या लगाएंगे? एल्डिहाइड लगाएंगे, ठीक है ना? तो ब्यूटेरे एल्डिहाइड, क्योंकि 4 कार्बन का है। लेकिन आपने यहां पे भी एक लिखा है ब्यूटेरे एल्डिहाइड, 1 2 3 4, 4 कार्बन के को ब्यूटेरे एल्डिहाइड लिखें। यहां पे भी 1 2 3 कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का, क्या है? ब्यूटेरे एल्डिहाइड। अब यहां पर आपको फिर बैक में जाना है, जो 11th में आपको ने पूर्व लग्न पढ़े थे, और मैंने आपको चैप्टर नंबर 11 में भी उनको एक दिन बताया था, कुछ रूढ़ पूर्व लग्न। उसमें आपके 5 पूर्व लग्न हैं, एन, आइसो, नियो, द्वितीयक, तृतीयक। तो अब इनमें आप देखिए कि अब यहां पे भी श्रृंखला 4 कार्बन की, यहां पे भी श्रृंखला 4 कार्बन की, लेकिन यहां श्रृंखला कैसी है? सीधी है, साकेत है। और यहां पर श्रृंखला कैसी है? साकेत है। और साकेत श्रृंखला में कौन सा समूह है बोलो? समूह कौन सा है? आप ध्यान से देखें, अगर इसमें आपको समूह दिखाई दे तो मुझे बताना ये समूह। क्योंकि आप देखिए, ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया काम हो गया ना, जो चीज पढ़ाई है उसको आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। और मैंने आपको कहा था कि आइसो का फोटो आप खींच लेना। देखो ये समूह जो है ना, किसी भी श्रृंखला में हो, आइसो समूह पूर्व लग्न लगता है। तो आप देख रहे हैं यहां पर CH3 CS CH3, इसमें आइसो समूह उपस्थित है। श्रृंखला कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की है, तो ब्यूटेट लिखेंगे, अनुलग्न एल्डिहाइड लगेगा। लेकिन श्रृंखला चूंकि साकेत है तो पूर्व लग्न इसमें क्या लगेगा? आइसो। क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें कौन सा पूर्व लग्न उपस्थित है? ये वाला। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? आइसो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटेरे एल्डिहाइड। आइसोब्यूटेरे एल्डिहाइड। तो ये चारों एग्जांपल लिखें आप, फिर आगे बढ़ते हैं अपन एग्जांपलों में। तो आज के लिए अभी इतना ही बेटा। अभी इसमें और भी एग्जाम्पल मुझे आपको कराने हैं, अभी एल्डिहाइड के और भी एग्जाम्पल हैं, तो वो मैं आपकी को कल की क्लास में आपको लिखाऊंगा। तो इसके लिए आज थैंक यू, इतना ही, ठीक है? ओके बाय।